हेलो वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टीवी। इस वक्त रुमेल मेरे साथ कैमरा पर मौजूद हैं। वीवर्स, आज इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अर्बन रिसोर्स सेंटर में, जहां पे एक छोटे से अवेयरनेस मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसका नाम है कराची लावारिस। अब्दुल हमीद डांगिया साहब ने यहाँ पे हमारे लिए कचरा और इस माहौलियाती आलूदगी के हवाले से हमें जो आज बताएंगे, और यहाँ पे हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त जो है वो कराची को किस किस्म के क्राइसिस का सामना है और ये कितना शदीद है। इसके साथ साथ अर्बन रिसोर्स सेंटर ने आज एक और तकरीब का भी इनाकाद किया है। कम्युनिटी आर्किटेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका जो है वो आज एक बैच कंप्लीट हुआ है, तो उन्होंने वहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का भी अरेंज किया है। आइए चलते हैं और देखते हैं अपने बाकी प्रोग्राम को और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। थैंक यू। मसाइल जो उठाने के लिए सोचा वो थे गार्बेज के जो डंप किया जा रहा है, जलाया जा रहा है पूरे शहर के अंदर। दूसरा सेवरेज ओवरफ्लो हो रही है। तीसरा रोड टूट फूट का शिकार है हर जगह। और चौथा दरख्त काटे जा रहे हैं। ये माफिया है कि जो कराची में काम कर रही है और दरख्त काट कर बेचते हैं, और इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। तो बहरहाल आज मेरी कोशिश ये है कि मैं गार्बेज के ऊपर बात करूं, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक गार्बेज एक ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से बहुत सारे मसले पैदा हो रहे हैं, और गार्बेज ऐसा मसला है कि जिसका हल मिनिमम कॉस्ट के ऊपर आ सकता है, और अगर वो हल हुकूमत करे तो बाकी भी जितने मसाइल हैं उसमें भी कमी आ सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ मैं ये गार्बेज के बारे में ये बताना चाहूँगा कि कराची में गार्बेज आवाज़ जा रही है जी। कराची में गार्बेज तकरीबन 14,000 से लेकर 16,000 टन डेली गार्बेज इकट्ठा होता है। अब अगर इसको हम साल का निकालूं तो तकरीबन 50 लाख टन से लेकर 60 लाख टन के दरमियान गार्बेज एक साल के अंदर इकट्ठा होता है। इस गार्बेज की डंपिंग के लिए सिंध गवर्नमेंट ने 2 जगह मुकर्रर की है, जो दोनों नॉर्दर्न बाईपास के पास है। एक गोंडल पास है और दूसरा चक्रा विलेज है, देह चक्रा। ये 2 जगह हैं कि जहाँ पर इन्होंने 500 एकड़ ज़मीन अलॉट की हैं कि जहाँ गार्बेज डंप करना है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि गार्बेज की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, और जब गार्बेज डंप किया जाता है तब भी बीमारियां आती हैं, और अगर गार्बेज को जलाते हैं तो उससे ज़्यादा एयर पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ता है। यानी गार्बेज की वजह से और गार्बेज जलाने की वजह से एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। लोग शायद सही। और गार्बेज की जो लोग ये समझते हैं कि भाई मेरे घर के करीब तो गार्बेज नहीं जल रहा है, वो तो पिछली गली में जल रहा है या 2 गलियां छोड़कर जल रहा है, ये इनकी गलतफहमी है। गार्बेज जब जलता है तो उसका जो धुआं उठता है वो पूरे एटमॉस्फेयर को इफ़ेक्ट करता है, और जब वो पूरे एटमॉस्फेयर को इफ़ेक्ट करता है तो चाहे आप पिछली गली में रहते हो या 2 गलियां छोड़ कर रहते हो, आप भी अफेक्टेड हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। यहाँ मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिसर्च पेपर मैंने देखा था, तो उसमें उन्होंने, वैसे तो बहुत एनालिसिस हैं, रिसर्च हैं, लेकिन उसमें उन्होंने लंग कैंसर को भी गार्बेज की वजह से डेथ होती है। लंग कैंसर भी गार्बेज की, एयर पोल्यूशन की वजह से लंग कैंसर भी फैलता है। और उनका अंदाज़ा ये है उस रिसर्च के मुताबिक कि अगर 100 लोगों की डेथ होती है लंग कैंसर में,
जो 36 लोग जो हैं वो बिकॉज ऑफ गार्बेज या एयर पोल्यूशन की वजह से 36 लोगों की डेथ होती है, यानी 36 आउट ऑफ 100। इसी तरह हार्ट डिजीज़ के बारे में भी WHO का रिसर्च है, और स्ट्रोक का भी, कि ब्रेन की जो नसें हैं वो सुन्न हो जाती हैं और डेथ हो जाती है। ब्रेन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हार्ट डिजीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसमें रिसर्च के मुताबिक 27% लोग जो हार्ट डिजीज़ से इंतकाल करते हैं वो बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन है, 27%, यानी 100 में से 27 जो हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से डेथ होती है, और हार्ट डिजीज़ की वजह से। और स्ट्रोक का जो है वो 34% है। इसी तरह और भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। अच्छा, यहाँ मैं एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा बच्चों के साथ भी और सब आप लोगों को भी। वो ये है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले, 8 साल पहले, मैं एक आई स्पेशलिस्ट, वो हमारे जानने वाले थे, उनके पास गया था। तो मेरी आँखों में कुछ तकलीफ़ें बहुत होती रहती थी कि वो चिपकती थी, और वो जो क्या कचरा जैसे पड़ा है इस तरह के, और या ऑन एंड ऑफ होती रहती, ऑन एंड ऑफ। उन डॉक्टर साहब से मैंने पहली दफ़ा उनके पास गया मैं, और मैंने उनसे ये बताया। खैर उन्होंने दवाई दी, ये वो, उन्होंने कहा कि अब आप मेरे पास कभी भी मत आना। मैंने कहा भाई ये तो मेरे पास, मुझे तो ये तो रेगुलरली होता रहता है। तो कहा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आपको जो मैं बात बता रहा हूँ उसके बाद आप कभी भी नहीं आएंगे। मैं हैरान हो गया कि इतना सिंपल ये फ्री रेमेडी है इसका, कि आप जैसे आपके आँख में चिपकने लगे या आँख में कचरे जैसा महसूस हो, तो आप टेप वाटर, यानी नॉर्मल जो टेप वाटर है ना, उससे आप आँखों को वो जैसे वज़ू करते हैं इस तरह से उसको वो कर लें, और दिन में 5 दफ़ा ये कर लें। आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, और वैसे ही ये ठीक हो जाएगी। ये मतलब है कि इतने, और उसके बाद मैंने इसी के ऊपर अमल किया है, और अब मुझे आँखों के लिए मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा है। और हकीकत हो गई कि उसने कहा था कि आप दोबारा आप इसके लिए मेरे पास नहीं आओगे, और हकीकत ये हुई है कि पिछले मेरे ख्याल 8-10 साल से मैं इस पर्पज़ के लिए नहीं गया हूँ। हालांकि ऑपरेशन भी हुआ ये वो, लेकिन ये मसला हल हो गया। तो ये मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने भी जो जानने वाले हैं उनको भी ये बताएं कि इस तरह से। और ये आँख का मर्ज़ जो है वो बहुत कॉमन है, यानी आँखों में ये जो खुजली होती है और इस तरह की जो है ना, वो तो बहुत आम है। बहरहाल, तो अभी मैं कह ये रहा था कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी गार्बेज बर्निंग की वजह से होते हैं, और भी बहुत सारे मर्ज़ जो हैं वो गार्बेज बर्निंग की वजह से होते हैं। लैंडफिल का मैंने बता दिया है कि जैसे जाम चक्रो और गोंडल पास पे, नॉर्दर्न बाईपास पे लैंडफिल भी बनाई हुई है। और WHO का जो रिसर्च है उसके हिसाब से एयर पोल्यूशन जो है गार्बेज बर्निंग की वजह से वो इनविजिबल किलर है। उन्होंने उसको नाम दिया है इनविजिबल किलर, कि जो पता नहीं है, लेकिन ये कि उसकी वजह से हज़ारों लोगों की डेथ होती है। और अभी मैंने आधा शुमार भी आपको बताए कि कितने लोग इसमें डेथ होती है अलग अलग रीज़न्स की वजह से। यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो जैसे मैंने बताया कि 14 से 16 हज़ार टन डेली कचरा कराची में जमा होता है, उसमें से 5 से 7 हज़ार टन कचरा जो है वो लैंडफिल साइट तक पहुंचता है, और बाकी जो है वो सड़कों पर गलियों में वो फैला हुआ होता है, यानी वो उठता नहीं है। ये जो कचरा जमा होता है वो या तो उसको जलाया जाता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन और बीमारियां फैलती है, या सड़क के ऊपर और इधर उधर फैला हुआ होता है। कचरा
की वजह से जो दूसरी प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं वो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कराची में 41 बड़े छोटे नाले हैं, जो नाले हैं जो कि वैसे तो बारिश के लिए इस्तेमाल वो नाले बनाए गए थे, लेकिन अब वो उसको सेवरेज लाइनें भी डाल दी हैं उसके अंदर ही, मिक्स कर दिए और अब वो सेवरेज ही उठाती हैं उन नालों से। इसी तरह 2 नदियां हैं, लियारी रिवर है, मली रिवर। अगर आप उसका भी कभी गुज़र हो तो देखें कि कितना कचरा उसके अंदर पड़ा हुआ है। गलियों में जो नालियां हैं या सेवरेज लाइनें हैं, अगर किसी का मैन होल नहीं है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कचरा उसके अंदर भर दिया जाता है और डिस्पोज़ल करने के लिए। उसके बाद रिज़ल्ट ये होता है कि जब कचरा नालियों में, नालों में और रिवर में सब जगह पर फैलेगा या उसको डंप किया जाएगा तो ओवरफ्लो होंगी गटर जितने हैं, और जब गटर ओवरफ्लो होती हैं नालों से या नालियों से या कहीं से भी, तो वो रोड के ऊपर आती हैं और रोड फिर डैमेज होते हैं। अब ये आप देखें कि कचरे की वजह से सेवरेज बाहर निकला और सेवरेज की वजह से रोड टूट गई, यानी सिर्फ कचरे की वजह से। और अगर ये कचरा ना हो या इसको डिस्पोजल प्रॉपर कर लें तो सेवरेज भी नहीं आएगा और रोड भी नहीं टूटेंगे। यहाँ एक और बात भी बताऊं कि आज से मेरा ख़्याल है कि 30 या 40 साल पहले आप जहांगीर रोड पर जाएंगे, जहांगीर रोड जो है जो गुरु मंदिर से तीनटी की तरफ जाता है, वहाँ दोनों तरफ फुटपाथ के अंदर नाले बने हुए हैं दोनों तरफ, और वो नाले हैं तकरीबन 4 फीट चौड़े और अब डीप तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मेरा ख्याल है 4 से 5 फीट डीप हैं। यानी इतने बड़े नाले आज से 40 साल 30 साल 40 साल पहले बने हैं। उन सब को अब तोड़ दिया गवर्नमेंट ने और उसमें कचरा भरा हुआ है, आप जाके देखें। और अब जो पाइपलाइन वहाँ डाल रहे हैं ये सेवरेज के लिए, वो 1.5 फुट की है। अब आप सोचें कि 4 फुट बाई 4 फुट वाले को तो बंद कर दिया और दोनों तरफ 4-4 फुट के हैं, यानी एक तरफ नहीं है, उसको तो कचरा डाल के बंद कर दिया और 1-1 फुट की या 1.5 फुट की पाइपें डाल रहे हैं पैसा कमाने के लिए। ये बहुत इतना प्रॉब्लम है। अब उसकी वजह से ये वहाँ किसी भी सूरत में कभी भी वो रोड सही नहीं रह सकता है। वजह है कि 1-1.5 फुट वाले उसके अंदर से गटर का पानी कहाँ से निकलेगा इतने एरिया का, पूरे एरिया का। इसी तरह अगर आप देखें कि ये मेरा ख्याल है कि पॉसिबली अयूब खान का दौर था कि गुरु मंदिर जो है वो वहाँ पर से बारिश का पानी जमा हो जाता था बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर ट्रैफिक वहाँ से पास नहीं हो सकती थी। उन्होंने उस वक्त मेरा ख्याल मोस्ट प्रोबेबली 10 फीट चौड़ा और 10-12 फीट गहरा इतना बड़ा नाला वहाँ से निकाला गुरु मंदिर से और उसको लियारी रिवर तक ले गए लसवेला से और उसको कनेक्ट कर दिया। वो पानी बारिश का पानी वहाँ रुकना बंद हो गया। अब यहाँ तो ये 1-2 फुट की पाइपलाइन लगा देते हैं दिखाने के लिए कि भाई हम बहुत डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा है, ये तो आप सिर्फ पैसा कमाने का काम हो रहा है। जब तक कि कराची का गार्बेज का मसला हल नहीं होगा तो तब तक बहुत सारे मसले चालू रहेंगे। अच्छा, अब जहाँ तक गार्बेज का मसला है, मैंने जैसे अभी बताया कि 14,000 से 16,000 टन डेली निकलता है और 50 से 60 लाख टन साल का बनता है। अब इसका अगर एक अंदाज़ा निकालें तो वैसे तो 2014 या 15 में शायद डीएमसी साउथ में मेरी बात हुई थी। ये 2015 या 16 की बात है कि उन्होंने
सिंध गवर्नमेंट के कहने पर चाइनीज़ कंपनी को ठेका दे दिया। जब मैंने उनसे मालूम किया तो पता ये चला कि 2700 रुपये टन के हिसाब से उनको ठेका दिया गया है एक पर टन कचरा उठाने का। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा भाई ये आप लोग क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा भाई हमें तो सिंध गवर्नमेंट 500 रुपये देती है। आप सोचें 500 रुपये देती है, उन्होंने बताया कि 500 रुपये हमें देती है और 500 रुपये में हम उठा ही नहीं सकते। और हम यानी डीएमसी साउथ उनसे सिंध गवर्नमेंट से मांगती थी कि भाई हमें 1000 रुपये कर दें इसको, और हम फिर एक भी ज़रा भी कचरा नज़र आए तो हमारी जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने 1000 रुपये उनको नहीं दिए और 2700 में चाइनीज़ कंपनी को दिया। और उसके बाद जो ड्रामा हुआ है वो एक अलग कहानी है, चाइनीज़ कंपनी को भी भागना पड़ा समझो ना, 2700 रुपये में भी वो नहीं कर सके, उसकी वजह खैर दूसरी है। बहरहाल तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आज के हिसाब से ये सोचें कि चलो 2700 नहीं 4000 रुपये लगा लें कि 4000 रुपये टन के हिसाब से कचरा उठाने का कॉस्ट आ रही हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 50 लाख टन 4000 के हिसाब से अगर निकालें तो 20 बिलियन रुपया बनेगा, 20 बिलियन रुपया। और अगर 60 से लें तो 24 बिलियन बनेगा। सिंध का बजट जो है वो है इस साल का 1714 बिलियन। अब आप सोचें कि 20 बिलियन कितना बना, 1%, यानी 1% भी कराची पे खर्च करने के लिए सिंध गवर्नमेंट तैयार नहीं है। और उसकी वजह से सारा कचरा पूरा शहर में गंदगी फैली हुई है, और उसकी वजह से फिर रोड टूटते हैं, सेवरेज ये वो, यानी मल्टीपल मसाइल हैं। सेवरेज का जहाँ तक ताल्लुक़ है या सेवरेज लाइनों का ताल्लुक़ है या रोड का ताल्लुक़ है, उसमें बहुत पैसा चाहिए। ये तो मैं भी एग्री करूँगा कि उसमें इतना, अगर आप रोड बनाते हैं या सेवरेज लाइन नहीं डालते हैं तो बहुत कॉस्ट है, लेकिन अगर कचरा उठाते हैं तो उसकी मिनिमम कॉस्ट है, और उस मिनिमम कॉस्ट की वजह से उसकी वो इनकर करने से ह्यूज सेविंग आ सकती है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और उसकी डिफरेंट वजह हैं, क्योंकि आई डोंट नो कि क्यों कराची को इग्नोर किया जाता है, और उसकी वजह मेरा ख्याल है हम सब हैं, क्योंकि हम सब खामोश हैं और तमाशा देख रहे हैं कि कराची का बेड़ा गर्क कर दें और किसी को सब ने आँख बंद कर देनी है। सियासत सबसे बड़ी जो हमारी मुसीबत है वो है सियासतदान। पावर पॉलिटिक्स के लिए तो वो रात के 12 बजे नर्सरी पे आ जाएंगे कि उसको प्राइम मिनिस्टर क्यों हटाया, उसको यूं क्यों नहीं किया, ये मिनिस्टर चाहिए पावर पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन जो कचरा इनको नज़र नहीं आता है, कराची के रोड नज़र नहीं आते इनको, उसके लिए तो कभी ये 12 बजे नहीं आए, दिन में भी नहीं आए। 12 बजे की तो बात की बात है, रात के 12 बजे प्रोटेस्ट करने के लिए हर पार्टी आ जाती है। सबको पावर चाहिए, किसी को कराची की कोई फिक्र नहीं है। वो एक शेर है हबीब जाली साहब का, वो अभी मुझे याद आया, मैंने सुनाया था कि खैर थोड़ा सा मैंने उसमें चेंज कर दिया कि किसी को फ़िक्र नहीं कराची के मसाइल की, थोड़ा ये कराची मैंने ऐड कर दिया, किसी को फ़िक्र नहीं कराची के मसाइल की, कसूरवार समझता नहीं कोई ख़ुद को, छिड़ी हुई है लड़ाई मुनाफिकीनों में। वो आज भी ऐसा ही लग रहा है कि यही दौर चल रहा है, हालांकि उनको इंतकाल किए हुए भी बहुत अरसा हो गया, और ये अयूब खान के दौर में इन्होंने ये अपने भुट्टो के दौर में ये शेर शायद कहा था कि छिड़ी हुई है लड़ाई मुनाफिकीनों में, और इस वक्त भी मुनाफिकीनों में लड़ाई चल रही है। सबको पावर चाहिए, मुझे मेयर बना दो, मुझे ये कर दो, मुझे भाई तुम कराची के लिए तो कभी प्रोटेस्ट करो ना, कराची के लिए किसी को कुछ नहीं करना है। इस सिलसिले में वैसे मैंने जो 2-4 एक्शन या 2-4 कोशिशें की, जो प्रोटेस्ट कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ। कचरे के सिलसिले में मैंने फेडरल ओम्बुड्समैन को एक ख़त लिखा कि ये कराची में ये मसले मसाइल हैं ये वगैरह। तो खैर वो उनके पास प्रॉब्लम ये था कि ये इदारा तो हमारे अंडर नहीं आता है, ये इदारा हमारे अंडर नहीं आता है, ये एक मुसीबत। बहरहाल फिर उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ, फेडरल ओम्बुड्समैन के
जो टॉप लोग थे उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया मुझसे, और फिर हमने बैठ के एक स्कीम बनाई। वो स्कीम ये थी कि मैं एक दरख्वास्त दूं कि रेलवे लाइन जो कराची से गुज़रती है, कराची के बीच में से गुज़रती है, उसमें हर स्टेशन के ऊपर, ट्रैक के ऊपर कचरा जमा है और जलाया जा रहा है और ये वो। तो मैंने एक दरख्वास्त दी, वहाँ से ऑर्डर पास करवाया, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। तो जैसे मैंने प्लान किया था, मैं फिर कॉन्स्टिट्यूशन पेटिशन मैंने एक सिंध हाई कोर्ट में डाली, 203 उसका नंबर है 2017, और उसमें मैंने सबको पार्टी बनाई, पाकिस्तान रेलवे को भी, सिंध गवर्नमेंट और बाकी कैंटोनमेंट बोर्ड, क्लिफ्टन और जितनी भी कैंटोनमेंट बोर्ड जहाँ जहाँ से ये गुज़रती हैं, उन सबको पार्टी बनाई। और फिर मई 2019 को एक ऑर्डर डीबी ने, डबल बेंच थी, उसने एक ऑर्डर पास किया कि 6 हफ्ते के अंदर ये रेलवे ट्रैक पे जितना कचरा है सब साफ़ करो, 6 हफ्ते के अंदर। उन्होंने नहीं किया, और नहीं करना था ज़ाहिर सिंध गवर्नमेंट ने। लेकिन ये मैं बताना ये इसलिए चाहता हूँ कि ये रेलवे ट्रैक किसकी है? पाकिस्तान रेलवे की। लेकिन उनको परवाह नहीं है कि इतना कचरा है, इसको साफ़ या खुद करें या करवाएं। और जब एक सिटीज़न बाहर से आके और वो सफाई के लिए एक पिटीशन डाल रहा है तो मुझे सपोर्ट तो करें ना। उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। हर महीने उसकी हियरिंग आ जाती थी। स्टार्टिंग में तो ये होता था कि जब हियरिंग केस लगा आपका और केस का नंबर नहीं आया तो वो कोल्ड स्टोरेज में चला जाता है। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा है यहाँ पर, कि अगर आपने एक पिटीशन दी है और आपकी पिटीशन लग गई किसी डेट और उस दिन आपकी बारी नहीं आई तो अब आप वो कोल्ड स्टोरेज में गई। अब उसका अलग तरीका कि क्या कि आप अर्जेंट एप्लीकेशन दें, तो फिर वापस अर्जेंट एप्लीकेशन में देता था। अर्जेंट एप्लीकेशन दी, उसके बाद उसकी हियरिंग हुई, उसको एडमिट हुआ, फिर नेक्स्ट उसके अंदर जो है फिर उसका नंबर लगा, फिर उसका नंबर नहीं आता था, फिर तीसरी में फिर वापस मैं अर्जेंट एप्लीकेशन दूँ। और मैं तो थक गया, अर्जेंट एप्लीकेशन हर दफ़ा देता रहा, बहरहाल मैंने छोड़ा नहीं उसको। फिर मुझे वकील ने मुझे बताया कि भाई आपकी एज क्या है? मैंने कहा भाई 70+ थी। तो कहा यार आप रेड अलर्ट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ सबको, आप लोगों को, कि आप लोगों को भी एक पता चले कि ये किस तरह से इन इश्यूज़ को हल क्या है। तो रेड अलर्ट 70 इयर्स के ऊपर अगर हैं तो आप रेड अलर्ट ले सकते हैं। रेड अलर्ट से ये होगा कि आपको अर्जेंट एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑटोमेटिक आपका हर महीने केस लगेगा, फिर उसकी बारी आए या ना आए ये एक अलग बात है। अब वो होता ये था कि मेरी बारी आती ही नहीं थी, लेकिन केस लग जाता था कम से कम। तो हुआ ये है कि विदिन 6ठी हियरिंग जब हुई तो मई 2019 को ये डीबी ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि भाई ये इसको साफ़ करो। लेकिन पाकिस्तान रेलवे ने मेरा कोई साथ नहीं दिया, न सफाई के लिए कभी कोई एक्शन लिया। और अभी भी मैंने पिछले हफ्ते मलिर कॉलोनी का एक वीडियो बना के मैंने डाली अपने उसके ऊपर, और इतना गंद है हद से ज़्यादा। लेकिन पाकिस्तान रेलवे को नहीं है इसकी फ़िक्र। सिंध गवर्नमेंट डाल रही है, लेकिन ये कि वो मलिर DMC मलिर का एरिया पड़ता है, लेकिन ये कि उनको नहीं फ़िक्र नहीं है। मैं डमलोटी में गया, वहाँ पर भी कचरा जो जल रहा है इतना, वहाँ का भी मैंने वीडियो बना के डाली, लेकिन ये किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। उस एरिया के MPA MNA क्या कर रहे हैं, या काउंसलर, किसी को, काउंसलर तो खैर उनको तो पावरलेस करके रखा हुआ है ना। अब तो खैर है ही नहीं, लेकिन जब थे तब उनको तो पावरलेस करके रखा हुआ था, ना फंड देना है ना उनको कोई काम देना है। लेकिन MPA MNA तो है ना, वो क्यों नहीं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कराते। तो ये मैं बता रहा था कि पाकिस्तान रेलवे के को चाहिए था कि वो इसके ऊपर कुछ एक्शन लेते, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। इसके अलावा अब
जो कराची की हाल है, सिचुएशन ये है कि केएमसी को इन्होंने न बजट दे रहे हैं न फंड्स दे रहे हैं। मैं अगर केएमसी और सिंध गवर्नमेंट को कंपेयर करूं बजट के हिसाब से, तो 2013-14 में सिंध का बजट जो टोटल था वो था 596 बिलियन रुपया, 596 बिलियन रुपये। वो पिछले साल बढ़ कर 1450 बिलियन हो गया, 1450 बिलियन। और करंट ईयर में ये जो 22-23 चल रहा है उसमें सिंध का बजट जो है वो 1714 बिलियन हो गया है, यानी 3 टाइम तकरीबन बढ़ गया। मैंने तो फिर अपनी स्लाइड में ये दिखाया है कि वो डबल, क्योंकि उस वक्त तक डबल हुआ था, अब ट्रिपल हो गया। और करंट ईयर में आप हैरान होंगे कि करंट ईयर में अगर आप पिछले साल का बजट लें सिंध का, तो 1450 बिलियन वो बढ़कर 1714 बिलियन, यानी 264 बिलियन रुपया बढ़ा है, 264 बिलियन। अब 264 बिलियन का मतलब क्या हुआ, आप डॉलर में निकालें तो 1 बिलियन से ज़्यादा है। ये जो भीख हम मांग रहे हैं दुनिया से कि भाई सैलाब आ गया पैसा दो, सैलाब आ गया भीख दो, अरे भीख की ज़रूरत ही नहीं है। और वर्ल्ड ने जो एक असेसमेंट निकाला है वो निकाला है कि 300 मिलियन की ज़रूरत है पाकिस्तान को ये मसले हल करने के लिए। भाई आपका बजट जो है सिर्फ सिंध का बजट जो है वो ही मोर देन 1 बिलियन से बढ़ रहा है, तो आप 300 बिलियन के लिए क्यों भीख मांग रहे हैं? उसी में से खर्च करो, लेकिन नहीं करना है, पैसा इधर भी जहाँ से आ रहा ले लो। तो हल जो मेरे हिसाब से या जो मैं समझता, अच्छा जैसे मैंने सिंध का बजट बताया, अब केएमसी का बजट ले लें तो केएमसी का बजट जो 2013-14 में 36 बिलियन का था, यानी 36 बिलियन अगेंस्ट 596 बिलियन सिंध के बजट के सामने 36 बिलियन। वो पिछले साल जबकि सिंध का बजट जो था वो 1450 बिलियन था, केएमसी का बजट इन्होंने 26 बिलियन किया था, 26 यानी 36 से घटाकर 26 बिलियन। और इस साल का जब बजट ये अनाउंस कर रहे थे तो इन्होंने अनाउंसमेंट ही मौखर कर दी, नहीं अनाउंस नहीं किया। हर साल हालांकि करते थे, लेकिन क्योंकि इस साल तो अब इनका ही एडमिनिस्ट्रेटर आ गया ना, मुर्तज़ा वहाब साहब, तो खैर मैंने उससे कांटेक्ट किया कि भाई मुझे बजट दें। फिर मैंने लेटर लिख के दिया कि मुझे ये दें इन्फॉर्मेशन। तो खैर एक लेटर, दूसरा लेटर जब गया तो उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन मुझे दी। तो आई वॉज सरप्राइज कि 36 के जो 26 बिलियन किए थे वो भी घटा दिया, वो भी घटा के 21 बिलियन कर दिए, 21 बिलियन। अब आप बताएं कि कराची के क्या हाल होगा अगर इस तरह से कराची के साथ किया जाएगा। और ये तो उनका ही आदमी है ना, मुर्तज़ा वहाब तो पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट का नॉमिनी है, उसको भी वो पैसे नहीं दे रहे हैं कराची में कुछ काम करने के लिए। तो जब तक कि ये मसले हमारे कराची के हल नहीं होंगे उस वक्त तक कराची इसी तरह बर्बादी का शिकार ही रहेगा। हल जो मैं समझता हूँ वो ये नहीं है कि मैं आ जाऊँ मेयर बन जाऊँ, मैं मेयर बन जाऊँ, ये हल नहीं है। कोई भी मेयर आ जाए कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं हो सकता है, बजाय कि उसके पास पैसे ही नहीं होंगे, वो क्या करेगा। हल जो है वो सिर्फ एक ही है और वो हल है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 फरवरी 2022 को एक पिटीशन जो 2017 में डाली गई थी 24/217 2017, उसका 1 फरवरी 2022 को एक जजमेंट अनाउंस किया है, 1 फरवरी 2022 इस साल। और उसमें उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट के पावर्स होने चाहिए एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 140A मौजूद है कि जो लोकल गवर्नमेंट के सिलसिले में है, आर्टिकल 140A। और उसमें स्पेसिफिकली वो लिखा है, हालांकि 4 लाइनों का ही है, लेकिन उसमें लिखा है कि एवरी प्रोविंस शेल एस्टेब्लिश
system of local government and devolve financial, administrative और वगैरह वगैरह पावर्स, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली कराची में मार्शल लॉ लगा हुआ है, कराची में मार्शल लॉ लगा हुआ है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये मार्शल लॉ सिविलियन है। नॉन सिविलियन अगर मार्शल लॉ लगता है तो उसके लिए तो उन्होंने फ़ौरन आर्टिकल 1 लगा दिया, आर्टिकल 6, कि भाई आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इसको तो फांसी चढ़ा दो। लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट जब वही हरकत करती है तो उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो जो मर्जी आए कॉन्स्टिट्यूशन से करे, उनको कोई नहीं रोकेगा। ये भी एक अलमिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है उसके ऊपर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बग़ैर कराची में कोई बेहतरी नहीं आ सकती है। इसके अलावा एक और जो बात जो मैं अपनी जो सोशल मीडिया पे डालता रहता हूँ वो ये है कि हमें एक एनजीओ की ज़रूरत है, एक एनजीओ की ज़रूरत है, और वो एनजीओ का सिर्फ एक ही काम हो कि वो कोर्टों में जाए कराची के मसाइल के सिलसिले में। यहाँ मुसीबत ये है कि जैसे मैंने अभी कहा ना कि अगर आप कोई भी पिटीशन डाल देते हैं तो वो तो अर्जेंट हियरिंग एप्लीकेशन में डालते रहो हर महीने, तो आपकी बारी आएगी, अदरवाइज़ बारी नहीं आएगी। एनजीओज़, बहुत सारी एनजीओज़ हैं जिन्होंने के पिटीशन डाली हुई है, वो दिखाने के लिए कि सब भाई मैंने पिटीशन डाल दी। भाई मैंने पिटीशन तो डाल दी है, लेकिन आप वो अर्जेंट एप्लीकेशन डालो फिर, या किसी ऐसे बंदे को आप पिटिशनर बनाएं कि जिसके पास रेड अलर्ट हो। रेड अलर्ट अगर होगा तो होगा ये कि वो इमीडिएटली उसके ऊपर अमल दरामद होगा, कम से कम हियरिंग में तो आएगी ना। यहाँ जितनी भी पिटिशनें डाली हुई हैं एनजीओज़ ने, उसकी किसी की भी बारी नहीं आती है। वो एक दफ़ा अखबार में आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगी कि इस एनजीओ ने फ़लाँ इश्यूज़ के ऊपर पिटिशन डाली है, उसके बाद पता ही वो कहाँ गई, वो नहीं पता नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि कोई ऐसी एनजीओ होनी चाहिए कराची के लिए कि जो सिर्फ और सिर्फ पिटिशन के ऊपर ही नहीं, सिर्फ केसेस लेके उठे, और केसेस कोर्टों में जाए, हाई कोर्ट में भी जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी जाए। और मैं इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। मैं एनजीओ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं अपनी एनजीओ बनाऊँ और मगजमारी करूँ, क्योंकि मेरी इस एज में ना मुझे पैसों की ज़रूरत है कि मैं एक एनजीओ बनाऊँ और उसके बाद उसके ऊपर काम करूँ। मैं किसी भी एनजीओ के साथ ताउन करने के लिए तैयार हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ, पिटिशनर बनने के लिए तैयार हूँ खुद, और रेड अलर्ट भी लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कोई एनजीओ आए कि जो पिटिशंस डालें कराची के मसाइल के लिए। तो ये सब बातें मैंने अभी कही। अब किसी को कुछ सवाल? बहुत शुक्रिया तागिया साहब, सर ने बहुत तफसीली और बहुत आसान ज़बान में हम स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की है कि कराची शहर में आजकल क्या नज़र आ रहा है और क्या हो रहा है। अब इसके नतीजे में कोई अगर सवाल करना चाहे तो कम्युनिटी आर्किटेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट और सोशल वर्क के स्टूडेंट्स कोई भी अगर बात करना चाहे, सवाल करना चाहें। ठीक है, हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू लेके चलते हैं। चूँकि आज का प्रोग्राम कम्युनिटी आर्किटेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में उनके एजाज़ में है कि बच्चों को आज सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे मोस्टली बच्चों को डेंगू हो गया है जो इस वक्त जो है चल रहा है। तो मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आ पाए हैं, सोशल वर्क डिपार्टमेंट के भी और कम्युनिटी आर्किटेक्ट प्रोग्राम के भी। लेकिन हम इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। तौहीद साहब यहाँ मौजूद हैं, आपके अपने टीचर हैं, आपके अपने उस्ताद हैं, रोज़ आपको क्लास में पढ़ाते रहते हैं। हम भी आज सुनते हैं क्लास में तौहीद साहब क्या पढ़ाते रहें। थोड़ा सा इस प्रोग्राम के हवाले से
बात कीजिएगा प्लीज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जब ये आज से करीबन कोई 3 साल पहले ये प्रोग्राम जब URC ने शुरू किया, तो इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद जो है वो यही है कि हमारे जो तलबा हैं वो ये समझ सकें कि आने वाले वक्तों में यानी कि मैपिंग जो है वो किस हद तक अहम है और मुख्तलिफ़ तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग हो। हम ये कहते हैं जैसे शहर कराची के अगर आप नक्शे ढूंढने निकलें तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। आप किसी डिपार्टमेंट, आप पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है जो कि KMC के अंडर आता है, आप उनसे जाके कहें कि जी हमें जो है वो पार्क का नक्शा दे दें, कहेंगे जी हमारे पास तो कोई पार्क का कोई नक्शा नहीं है। आप कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के पास जाएँ, उन्हें कहें जी हमें जो है वो नक्शा दें कराची के सेवरेज लाइन्स का, वो आपको वो नक्शा दे देंगे जो OPP ने, परवीन बाजी ने बनाया था, वो नक्शा आपको दे देंगे, ठीक है ना। और वो भी जो है सेवरेज का नक्शा नहीं है, वो बरसाती नालों का नक्शा है, वही नक्शा KMC भी इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि सिलसिला ये, फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट के पास आप जाएं और उस जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस प्रोवाइड करता है, आप जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास जाएं और उससे कहें जी हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन से शहर के कौन से इलाके हैं जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ज़्यादा हैं, कोई ऐसा नक्शा दे दें। वो कहेंगे जी कोई नक्शा नहीं है, ठीक है ना। आप KMC में गिरेवाट डिपार्टमेंट के पास जाएं और उन्हें कहें हमें एक नक्शा दें जिसमें शहर के कब्रिस्तान जो है वो वाज़े हो रहे हों कि कौन से कब्रिस्तान कहाँ हैं, कितने हैं, वो कहेंगे जी नक्शा नहीं है। आप जो है सेंसस डिपार्टमेंट के पास जाएं जो कि मरदमशुमारी करते हैं, उनसे कहें जी हमें नक्शा चाहिए जिसमें हम ये समझ सकें कि कराची में पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह जो है वैरी करती है, कहेंगे नक्शा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो ये कि कुछ के पास वाक़ईतन नक्शे नहीं है और कुछ जो शेयर नहीं करना चाहते, दोनों तरह के मसले हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया इस अंदाज़ में कि इसके 2 कंपोनेंट रखे। एक तो ये कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि गूगल, जैसे हम देखते हैं सेटेलाइट इमेज के थ्रू, हम जो है गूगल के थ्रू मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं, तो एक वो अंडरस्टैंडिंग हमारे जो स्टूडेंट में आए कि किस तरह से इस जदीद टेक्नोलॉजी के साथ में चलना है आगे चलकर। देखिए, आज से कोई 5 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो ये गूगल और ये फूड पांडा इस तरह की ऐप्स का तस्वुर नहीं था, आज जितना ज़्यादा है। इस वक्त देखें आप, ये जो है उबर, करीम, जितनी ऐप हैं सब जो है नेविगेशन बेस हो गई हैं। आप नेविगेट करते हैं, अच्छा जी मेरे पास 4 रास्ते हैं, मैं कौन से रास्ते से जाऊं, इस वक्त कहाँ पे कितना ट्रैफिक होगा, ये सब चीज़ हम देख सकते हैं। तो एक तो स्टूडेंट को ये बात समझाना, सेटेलाइट इमेज के साथ में थोड़ा बहुत काम करना। हमारे इन स्टूडेंट ने जो है शहर कराची के जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है वो भी मैप किए हैं। इससे पहले आप देखें वहाँ पर एक नक्शा लगा है आपके एक जानिब, उसमें जो है शहर कराची के पार्क्स जो है वो हमने मार्क कराया कि जी कम से कम हम स्टूडेंट जो मार्क कर सकते हैं वो पार्क्स मैप करें। इसी तरह ये एक नक्शा है जो कि ये बताता है कि शहर कराची में डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज़ कहाँ से कहाँ तक हैं। एक शख्स जो है कहीं रहता है, उसको ये कैसे पता चलेगा वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है इस हवाले से फिर हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया। फिर इसमें एक और कंपोनेंट रखा जिसमें स्टूडेंट का अपना फ़ायदा भी है। एक तो ये फ़ायदा हो गया जो कि कम्युनिटी का फ़ायदा है कि वो नक्शा साजी कर सकते हैं, अपने इशूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर दूसरी अहम चीज़ कि अगर वो इसी नक्शा साजी को, मैपिंग को एज अ करियर लेके चलना चाहते हैं तो हमने ऑटोकैड के थ्रू उनको घरों के जो लेआउट प्लान है वो बताए कि जी एक घर डिज़ाइन करना है आपने 80 स्क्वायर यार्ड से लेकर 120-200 स्क्वायर यार्ड तक, तो वो कैसे बनेगा। और एक छोटे घर में जो है वो किस तरह से हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं कि रूम भी हों, दीगर फैसिलिटीज़ भी हों। और एक बड़े घर में जो है वो किस तरह से हम जो है क्या साइजिंग होगी और जो है वेंटिलेशन को किस तरह से देखना है, दीगर चीज़ों को। तो स्टूडेंट इस पर काम कर रहे हैं और हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि पास आउट कर चुके हैं, वो जो है आज इसको एज अ करियर लेके चल रहे हैं। बल्कि फ्रीलांस, कुछ स्टूडेंट ने हमें बताया कि वो फ्रीलांस भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है शहर कराची में रियल एस्टेट की मार्केट बहुत बड़ी है। अच्छा, रियल एस्टेट के बिल्डर को क्या चाहिए होता है, उसको अपनी लोकेशन दिखानी होती है कि उसके इर्द गिर्द मस्जिद भी है, हॉस्पिटल भी है, दीगर चीज़ें भी हैं, तो उसको दिखाने के लिए नक्शा चाहिए। तो वो उसके साथ में लिंकअप हो गया और वो उसको एज अ कैरियर, एज अ बिज़नेस जो है वो लेकर चल रहे हैं। तो ये तो एक कोर्स का इंट्रोडक्शन हो गया। फिर जैसा कि हमने देखा कि अब्दुल हमीद दागिया साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में हमारे उन जज्बात की तर्जुमानी की जो हम शहर के मुख्तलिफ़ मसाइल की बात करते हैं, ख़ास तौर पे कचरे से मुतालिक मसाइल की। और दागिया साहब ने अदालती निज़ाम को भी बताया, सरकारी इदारों के रवैये को भी बताया, फिर ये अपनी जद्दोजहद को बयान किया। तो वो जद्दोजहद यकीनन काबिल तारीफ़ है और हमें भी उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। अच्छा, अब आप कहें जी हम तो स्टूडेंट हैं,
हम तो यूनिवर्सिटी जाते हैं, घर आ जाते हैं, हम इसमें अपना हिस्सा कैसे डालें। थोड़ा सा मैं बता दूं, देखें अगर आप ये देखें कि घर के स्केल पर जो हम कर सकते हैं, कम से कम तलबा तो कर सकते हैं कि घर के स्केल पर आप थोड़ा सा नोट करें कि आपके घर के स्केल पर जो गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से क्या चीज़ें हैं जो कि आप अलहदा कर सकते हैं उसी स्टेज पर। जैसे फ़र्ज़ करें गिलास की बोतलें हो गई, कार्ड मटेरियल हो गया, इस तरह डिस्पोजल वेस्ट हो गया, जो कि आप अलहदा करके गली में गुजरने वाले किसी कबाड़ी को दे दें। अच्छा, अब हमने स्टूडेंट को जब ये कहा, वो कहते हैं सर वो इतना सारा जमा करो, वो 10 रुपये देते हैं। आप उस 10 रुपये को ना देखें, आप अपने उस कंट्रीब्यूशन को देखें। जैसे दागिया साहब ने बताया कि एक दिन का जो है वो 12 से 14 हज़ार जो है वो टन वेस्ट क्रिएट हो रहा है। तो अगर हमारी इस तरह की जद्दोजहद से, जो छोटी बोतल है, कोई कैप है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर हम उसको वीकली बेसिस पर जो है वो सॉर्ट आउट कर ठीक है ना, और अलहदा कर और हम चलते फिरते अगर कबाड़ी को दे दें तो वो रिसाइकलिंग का एक हिस्सा बनेगी। जब वो रिसाइकलिंग में चली जाएगी तो यहाँ पर जो हमारा वेस्ट जो कंट्रीब्यूशन है, ऑल इन ऑल जो प्रोडक्शन है, उसमें कहीं तो कमी आए किसी स्केल पर। हम ये कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। आप ये कर सकते हैं कि आपने देखा घर में जो है वो कोई बोतल डाल रहा है कचरे में, आपके नहीं जी ये जो है अलग कर दें। 1-2 बार आप करेंगे तो घर वालों की एक आदत सी बन जाएगी कि अच्छा जी ये चीज़ है। जैसे मैंने कोई 2 साल पहले अपने घर में ये तरीका शुरू किया कि बच्चों को मैंने अपने कहा कि जी इस तरह की चीज़ें जो है ये आपने कचरे में नहीं डालनी। तो अब क्या है, वो पूरे हफ्ते वो एक जगह पे वो एक अलग डस्टबिन बना दिया, उसमें वो जमा करते रहते हैं जो ड्राई वेस्ट है इस तरह का, ठीक है। और फिर वो गली में गुजरने वाले किसी भी कबाड़ी को हफ्ते इतवार को मैं घर में मौजूद होता हूँ, मैं खुद दे देता हूँ कि अच्छा भाई तुम ये लो, ये लेके जाओ। तो इस तरीके का जो पैटर्न है ये आप कर सकते हैं अपने घर में सहूलत से। इस हद तक कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं, और हमारे हज़ारों स्टूडेंट हैं जो हमसे वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हमारा पढ़ाने का है, तो हमारी जगह ये मैसेज देते हैं अगर अभी से हम शुरू करें तो आने वाले वक्तों में शायद हम इसको कंट्रोल कर सकें। क्योंकि दागिया साहब ने वाज़ेह तौर पर बताया सरकार का रवैया जो है वो प्रो नहीं है इस मामले में, ना वो माहौलियाती आलूदगी को समझने को तैयार हैं। देखिए शहर में 2 मसलों की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं जो हेल्थ रिलेटेड हैं। एक आपका कचरा, दूसरा पानी साफ़ किसी तौर मैसर नहीं है। पानी के लिए लोग किस तरह मतलब परेशान हैं। फिर कचरे से निमटने का मामला जो है बहुत बड़ा है। तो हम कम से कम कचरे के हवाले से अपने घर के स्केल पर ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी एक प्रैक्टिस बनाएं, और जो आपका ड्राई वेस्ट है आप उसको अलहदा कर दें। गत्ते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं, और इस तरह की जो है गिलास है, प्लास्टिक है, छोटी चीज़ ही हो भले से आप उसको अलहदा कर दें। ये ना देखें कि ये तो इतनी छोटी है चले ठीक है, नहीं, क्योंकि वो जब उसका एक दफ़ा हिस्सा बन के आगे चली गई तो अगले स्टेज पर उसको जो है अलहदा करना बहुत मुश्किल है। तो ये आज का पैगाम भी आप लेकर जाएं यहाँ से, जो दागिया साहब की इतनी मेहनत है, तो उसी हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप अपने घर में इस प्रैक्टिस को अपनाएं। और बहरहाल हम पूरी उम्मीद हैं कि आने वाले वक्तों में इन तमाम प्रैक्टिस से फ़र्क तो बहरहाल पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। मैं खुशी है कि दिसंबर 2017 से शुरू होने वाला हमारा ये प्रोग्राम अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। और अब तक जो हमारे पास स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेकर गए हैं उनकी तादाद 200 से तजावुज़ कर चुकी है। ये हम सब के लिए बात की बात है। डायरेक्टर मोहम्मद यूनुस साहब से गुजारिश करूँगी कि आज के प्रोग्राम को समाप्त करें, और दागिया साहब का लेक्चर कम्युनिटी आर्किटेक्ट पर किस तरह से करता है वो आपके सामने कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, एक दफ़ा फिर आपसे कहता हूं अगर कोई सवाल है या कोई भी चीज़ आप लोगों के जहन में। यहाँ पर जो अपना नाम अगर आप बता दें तो। मेरा नाम गुल हसन सुमरो है, मिठाईबाद इलाका है। मिठाईबाद सिविल सोसाइटी में उसका फाउंडर हूँ और चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ। तकरीबन सामाजिक कामों में 40 से 45 साल मेरे गुजर गए हैं। अब यूनिवर्सिटी में पहले मैंने यही जो आपके सेमिनार हैं आज से 10-12 साल पहले वो अटेंड किए हैं मैंने, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जमाल भुट्टी साहब का, उन्होंने मुझे आज बताया, मैंने कहा मैं भी करूँगा। असल में कराची का जो बड़ा मसला है वो जो पैसा जो ज़ाया हो रहा है वो एक तो सीवरेज के ऊपर हो रहा है, सीवरेज की वजह से पैसा ज़ाया हो रहा है क्या की काम होगा। दूसरा जो हो रहा है कचरे के ऊपर, और कचरा तो अभी देखें जो तारफ़ हुआ है और आपका दरवाज़ा खटखटा के आपसे पूछ रहे हैं कि कचरा आप दें, तो जब 5 रुपया कुछ भी नहीं है, अगर 5 रुपया आपसे वो लेता है आपका पूरा कचरा घर का जो है एक टोकरी आपकी रोज़ाना होती है वो टोकरी उसमें डाल देते हैं। तो इस सिलसिले में भी लोगों को अवेयरनेस तो अभी आ रही है, लेकिन आप इस पर जो है ना थोड़ा सा
गवर्नमेंट की सतह पे सख्ती करवाएं। अच्छा, दूसरा ये जो बाज़ारें हैं, मैंने अक्सर देखा है दुकानों वाले जो है ना वो ऐसे समझते हैं कि बस ये जो कचरा है जो हम अभी निकाल रहे हैं अपनी दुकान से जो निकाल रहे हैं ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। भाई गवर्नमेंट की अगर जिम्मेदारी है, लेकिन आप ही तो उसको तरीके से रखो तो सही ना। आप अगर उसका एक 5 का है या कोई टोकरी भर के आप रख लो तरीके से, आप अपने घर की अपनी दुकान की सफाई करते हो, उसमें कचरा जो निकलता है आप ऐसे ही झाड़ू लगा के बाहर फेंक देते हो, तो ये तो 3-4 दिन के बाद भी झाड़ू वाला आ सकता है ना। अगर आप उस दुकान की थोड़ी सी आगे से सफाई करें, वो कचरा जो आप एक डब्बे में, पर्सनल डब्बा आपका होना चाहिए जिसका 5 रुपये या 10 रुपये आते हैं। इस तरह की गवर्नमेंट जो है, जैसे गवर्नमेंट ने एक लॉ भी पास किया हुआ है कि जो कचरा ऐसे फेंकेगा तो उसके ऊपर जो ना एक कलम दाग हुए रोकला जानते होंगे। अच्छा, ये जो है ना ये तो कचरे की बात है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर भी अगर 30 फुट रोड है, 30 फुट की रोड पे आप ये जो पाइप जो तारफ कराए उन्होंने जो पाइपिंग सिस्टम है इसको ख़त्म करें। नाली सिस्टम जो है उसको आप, यानी नाली सिस्टम में ये होना चाहिए कि 100 फुट के बाद या जो फिर उसके सामने गली आती है वहाँ तक जो है ना वो एक जो है ना अपना ये नाली सिस्टम हो और फिर वहाँ मेन हो। इस तरह का जब ये सिस्टम बनेगा तो ये जो आपके जो बहुत सारे सीवरेज बंद हो जाती है, बंद होना भी वो जो है ना सिस्टम वो भी समझो कि नुकसान नहीं होगा। और दूसरा ये है कि जो हर 3-4 साल फिर खुदाई हो रही है, फिर पाइप डाला जा रहा है। पहले पाइप जो था वो 8 इंच का था, अभी जो है फिर 12 इंच का डाल रहे हैं। तो एक ही अगर वहाँ पर जो है ना उसको 3 फुट की नाली हो और चौड़ी हो और बाकी ये जो है ना अगर करेंगे, और बाकी रोड भी जो है 100 फुट बड़े रोड है, 50 फुट रोड है, उसके ऊपर भी जो है ना इस तरह की नालियाँ होंगी। हम इशारा फैसल पे देखें, ये जो है ना 50 साल से तजुर्बा कर रहे थे, लेकिन अभी जो इस मरतबा मैंने देखा है कि जो आप एयरपोर्ट से आएंगे मलिन हाट से लेकर इन्होंने जो है नाली सिस्टम बनाया उसके ऊपर जो है, लेकिन उसमें भी उन्होंने गलतियाँ की हैं। नाली एक सिस्टम की है रोड के ऊपर से जो है ना उन्होंने किया, और काफ़ी जगहों पे उन्होंने उसके जो डक वगैरह दिए। तो ये सिस्टम होना चाहिए। सोसाइटी वाले भी इस तरह करें तो बेहतर होगा। नालियाँ बनाएं। अब देखें मोहनजोदड़ो में 8,000 साल पुरानी तारीख है या 5,000 साल पुरानी तारीख है, नाली सिस्टम है। आज भी उसकी जब खुदाई हुई है तो वो नालियाँ जो है ना वहाँ निकली है। इस तरह मेरे ख्याल में सीवरेज का मसला हल हो सकता है। डागा साहब ने जो बात की और तौहीद साहब ने अभी हमारे दोस्त बहुत ही पुराने दोस्त हैं, उन्होंने बात की। असल मसला वही है कि डागिया साहब ने कहा कि ये जो मसाइल हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, इसमें हम शहरी भी जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और मसाइल जैसे की निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है। डागिया साहब ने जैसे कहा कि मसाइल हमारे सामने पड़े होते हैं, कचरा पड़ा हुआ होता है, गटर उबल रहा होता है, मगर कोई भी उसकी निशानदेही नहीं करता है। वो इधर उधर से पत्थर डाल के जम करके गुज़र जाते हैं, मगर हम लोग उसकी कभी निशानदेही नहीं करते हैं। डागिया साहब ने 2015 में अकेले ही ये काम शुरू किया कि हम मसाइल की निशानदेही करें। 4 मसले उन्होंने चुने जो बहुत ही अहम मसले हैं, जो अभी भाई भी बता रहे थे। एक तो कचरे का मसला है, दूसरा सीवरेज का मसला है, तीसरा टूटी फूटी सड़कों का मसला है, और चौथा जो है वो दरख्तों का है कि शहर में हमारे सामने दरख्तों को काटा जा रहा है और हम लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं करते। हालांकि दरख्त जो है हमारे दोस्त हैं एक तरह से, और हमें बहुत सारे मसाइल से बचा सकते हैं। और पिछले चंद सालों में शहर की तमाम दरख्तें काट दी गई और हमने कुछ भी नहीं किया, ना कोई आवाज़ उठाई, ना कोई एहतजाज किया। तो जब तक शहरी अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल लोग हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, और अभी हमने देखा ये डागिया साहब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोफेशनल हैं जो अपने रोल ही प्ले नहीं कर रहे हैं। अब डागिया साहब कई सालों से कर रहे हैं, अकेले ही कर रहे हैं। इनके साथ कभी आपने देखा नहीं कि वहाँ से गुज़रने वाले 10 लोग और खड़े हो जाएं तो उनकी आवाज़ और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, मगर आसपास से गुज़र रहे होते हैं, देख रहे होते हैं,
मगर कोई लोग खड़े नहीं होते हैं उनके साथ। तो ये एक बहुत ही अजीब बात है। मगर इन सब चीज़ों में सबसे अहम बात जो है वो ये है कि नौजवान लोग सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। जब तक किसी माशरे में नौजवान लोग मुनज़्ज़म नहीं होंगे और जो मसाइल हैं उन पे बातचीत नहीं करेंगे और मसाइल की निशानदेही नहीं करेंगे, उस पे एहतजाज नहीं करेंगे, उस वक्त तक मसले हल नहीं होंगे। अब डागिया साहब जो है वो बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये काम शुरू किया है, मगर ये ज़िम्मेदारी नौजवानों की होती है। जब तक इस हमारे मुल्क में नौजवान स्टूडेंट लीडर और नौजवान लेबर लीडर एक्टिवली काम करते रहे तो मसाइल इतने नहीं थे। जब से उन्होंने ये जो समाजी मसाइल हैं उनको देखना छोड़ दिया तो मसले बढ़ते ही गए हैं। तो आप लोगों को जो ये ट्रेनिंग दी गई है उसमें जैसे तौहीद साहब बता रहे थे, एज ए कैरियर आप इसको आगे ले जा सकते हैं। अपने कैरियर बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक कोई कैरियर चूज़ करें। तो मैपिंग का बहुत बड़ा कैरियर है इस वक्त। तकरीबन हर चीज़ अब मैप के ज़रिए होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो उसमें मैपिंग की इस्तेमाल होती है। डेटा कलेक्शन होता है। कोई चिप्स बेचने वाली कंपनी है या दूध बेचने वाली कंपनी है, वो अपने मैप बनाते हैं और बताते हैं कि उनके कस्टमर कहाँ कहाँ होंगे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहाँ है। ये डेटा कलेक्शन और ये सब चीज़ें सारी कंपनी अब मैप के ज़रिए करती हैं। तो बहुत इसमें अपॉर्चुनिटी है। और ये कम्युनिटी आर्किटेक्चर एक बहुत बड़ा फील्ड है और आर्किटेक्चर में मैपिंग फ़र्स्ट स्टेप होता है। यानी फ़र्स्ट स्टेप आप अगर मैप बनाना जानते हैं और मैप को पढ़ना जानते हैं तो एक फ़र्स्ट स्टेप आपने क्रॉस किया एज एन आर्किटेक्ट आप काम कर सकते हैं। और उसमें आप फिर डिप्लोमा भी कर सकते हैं आर्किटेक्चर में, डिग्री भी कोर्स होती है, मास्टर्स भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, इसका कोई हद नहीं है। मगर मैपिंग दुनिया भर में सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और दूसरा जो मैंने कहा ना, एज ए सिविल सोसाइटी हमारे माशरे में ज़िम्मेदारी है। अब जो डागिया साहब काम कर रहे हैं, अगर हम इसी काम को मैप पे ले आएँ, हम ये दिखा सकें कि शहर में कचरा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, अगर उसको मैप पे मार्क कर दें तो ये बहुत बड़ा काम होगा। पता चलेगा कि मैप, मेरे ख्याल में कचरा जहाँ पड़ा होता है पूरा मैप भरा हुआ होगा, खाली तो कहीं पे भी नहीं होगा। तो अगर मैप कर सकें हम उसको और एक टीम हम बना सकें डागिया साहब के साथ या वो ख़ुद यहाँ पे कि वो मैप करें कचरा कहाँ पड़ा हुआ है। दूसरा हम ये मैप करें कि शहर की कहाँ कहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, अगर मैप पे मार्क कर दें, ये भी पूरा शहर ही टूटा हुआ है, उसमें मैप इसमें से भी भर जाएगा। तीसरी बात, जहाँ दरख्त हैं और जहाँ दरख्त काटे गए हैं उनको मार्क करें। सीवरेज लाइनें कहाँ कहाँ चौक हैं, कहाँ कहाँ सीवरेज का पानी, अगर ये मैप करें तो ये अगर मैप पे अगर ये नज़र आएगा ना तो लोगों को ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि मैप जो है एक तरह से जिस तरह डॉक्टर के लिए एक्सरे इम्पॉर्टेंट होता है ना, इस तरह शहरी मसाइल के लिए मैप इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ मैप पे आ जाए तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि इस शहर का मसला क्या है, यानी इस शहर की बीमारी क्या है। अगर एक दफ़ा बीमारी समझ में आती है तो फिर इलाज बेहतर होता है। तो आप चाहे तो अपने इलाके का सिर्फ मैप बना लें, उसमें ये 4 चीज़ें मार्क कर दें और यहाँ यूआरसी में जमा कर दें। तो इस साहब आप लोगों की हमेशा मदद करते रहेंगे, यूआरसी में भी आपकी हमेशा मदद होती रहेगी कि अपने मोहल्ले का सिर्फ मार्क कर दें, वहाँ दरख्त कहाँ हैं, कहाँ दरख्त काटे गए हैं, कचरा कहाँ जमा होता है, सीवरेज का पानी कहाँ खड़ा है और वो सड़क कहाँ टूटी है। अगर हर स्टूडेंट एक एक मैप बना दे तो हमारे पास बहुत सारा मवाद जमा हो सकता है। और फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि शहर के लेवल पे मैपिंग कैसे की जा सकती है। तो ये मैपिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, इसको कैरियर भी बना सकते हैं। एज ए समाजी मसाइल को हल करने में हम अगर डागिया साहब की मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने जहाँ दरख्त का ताल्लुक़ है तो दरख्तों का मैंने कोशिश ये की कि पुराने दरख्त जो हैं कि जो 50 साल या उससे ज़्यादा पुराने दरख्त हों कराची के अंदर, वो उनकी मैं पिक्चरें बनाऊं और अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक अलग प्लेलिस्ट बना के उसके ऊपर डालूं मैं।
और इस सिलसिले में मैंने लोगों से भी रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे बताएं कि कहाँ हैं दरख्त ये बड़े बड़े पुराने, तो मैं खुद आके उसकी पिक्चरें ले लूँगा, भले आप ना दें। तो लेकिन किसी ने कोई कोऑपरेशन नहीं दिया मुझे। मैं खुद जाके 2 DH जहाँ मैं रह रहा हूँ, ज़ाहिर है उस एरिया में मैंने गलियों में घूम के और पुराने दरख्त जो थे उनकी पिक्चरें ली और मैंने अपने उसके ऊपर डाली। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इसको करें और मैं उसके ऊपर आगे आने के लिए तैयार कि हम मैपिंग करें पुराने दरख्त, ताकि कम से कम अगर उनको तो हम सेव कर लें ना, कि जो 50 साल पुराने हैं या 100 साल पुराने हैं या कोई ऐसे भी जो रोडों के ऊपर हैं, कहीं पे भी गलियों में हैं, कहीं पे भी हैं। ये जैसे बड़े दरख्त हो जाते हैं तो टिम्बर माफिया आ जाता है और नर्सरी माफिया, क्योंकि नर्सरी माफिया को जगह चाहिए कि वहाँ पर वो 2000 रुपये का एक दरख्त लगवाएगा, और 2000 रुपये कौन देगा? KMC, DMC, कैंटोनमेंट बोर्ड या कोई भी इदारा उसको देगा 2000 रुपये। तो ये माफियाज़ को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो दरख्त ना काटें। सिर्फ ये शाहरा फैसल पे मैंने अभी वीडियो बना के डाली है, हज़ारों की तादाद में बड़े दरख्त जो कि 40-40 साल पुराने दरख्त हैं उनको काट दिया है, हज़ारों की तादाद में, यानी 2-4 नहीं। और जब ये इन्होंने स्टार्ट किया ये दरख्त यहाँ से काटने के लिए, क्योंकि मुझे इत्तला मिली कि टिम्बर माफिया ने ये सारे ख़रीद लिए, टिम्बर माफिया ने ये सारे दरख्त ख़रीद लिए हैं, तो मैंने एहतजाज शुरू कर दिया शाहरा फैसल पे। तो उन्होंने फिर उसकी कटाई बंद कर दी और तकरीबन 1 साल तक कटाई नहीं हुई, लेकिन फिर वापस शुरू कर दी। अब वो क्या रहे हैं कि 6 दरख्त काटेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, फिर 6 दरख्त काटेंगे, फिर छोड़ देंगे, इस तरह से, ताकि लोगों को समझ में ना आए कि यहाँ से कट रहे हैं। ये नई टेक्निक इन्होंने शुरू की है। पहले ये था कि वो काट देते थे तो यूँ गुर्र करके सारे काट दिए, लेकिन अब वो उन्होंने हर जगह से थोड़े दरख्त काटते हैं। एक बात, दूसरा, अब शाहरा कायदीन पे अभी शाहरा कायदीन पे अभी रिसेंटली, मतलब मेरे आज ही मेरी नज़र पड़ी कि वहाँ पर बड़े दरख्त थे। वो दरख्त जो हैं वो एक गैरेज वाले ने वो अपना बिलबोर्ड लगा रहा है, तो उसने उनको काटना शुरू कर दिया। पहले ऊपर से काटा, उसके बाद फिर थोड़ा सा काटा, फिर थोड़ा, 3 हिस्सों में करके। अब आज जो मैंने देखा तो वो मेरे ख्याल 6 फीट रह गया वो दरख्त, इतना बड़ा, और वो 50 साल पुराना है, पूरा 50 साल पुराना, 40 साल पुराना। इंशाल्लाह सर हम आपके साथ हैं, और मेरी अपनी सर्विस गाड़ी के साथ आपके साथ है। कभी भी कहीं भी दर्द के हवाले से और कचरे के हवाले से कहीं काम के सिलसिले में निकलना है तो इंशाल्लाह मेरी सर्विस आपके साथ है। कहीं मुजाहिर की जरूरत पड़ेगी तो कम से कम 100-150 बंदे भी आपके पास। थैंक यू। जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। जाहिद फारूक साहब कुछ करना चाहेंगे? मेरा नाम जाहिद फारूक है, मैं भी URC का हिस्सा हूँ, और इस शहर के लिए जहाँ ज़रूरत होती है कंट्रीब्यूट करते हैं। डागिया साहब का मैं खासकर शुक्रगुजार हूँ कि URC से बाहर कई प्लेटफॉर्म्स पे मुलाकात होती है, लेकिन आज वो हमारे यहाँ पे आए, मैं ज़ाती तौर पे आपका हूँ। देखिए, कराची शहर हम सब का शहर है, और कराची शहर के ये जो एफ़र्ट्स हैं, कहीं डागिया साहब काम कर रहे हैं, कहीं सादिक साहब काम कर रहे हैं, कहीं वो स्टूडेंट काम कर रहे हैं, कहीं कुछ इदारे शहरी हैं वो हाईरेस के लिए काम कर रहे हैं, URC है वो लोगों के जो घर मसमारी हो रही है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, नक्शा साजी के ऊपर काम हो रहा है। इस सारे काम को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि काम नहीं है, उसकी रफ्तार कम है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको जोड़ा जा सकता है एक दूसरे के काम के साथ। इस शहर में जैसे KMC थी, उस वक्त कचरा उठाने के लिए 3-3.5 अरब रुपए होते थे। तो मैं सोच रहा था कि मैंने पिछले साल जो बजट देखा था 14 अरब था, लेकिन आज डागिया साहब ने कहा कि नहीं, ये तो 24-25 अरब पे कराची का कचरा उठाने का बजट पहुंच गया है, और वो भी हम एक गैर मुल्की कंपनी के ज़रिए कचरा उठाते हैं। तो बात ये है कि फिर उठ भी नहीं रहा, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक के बिल में वो आपके पास आएगा कि जहाँ पे आप बिजली का बिल देंगे उसमें आपको कचरा उठाने
के जो चार्जेज हैं वो भी अदा करेंगे। तो ज़रूरत है कि कराची के शहरी इसके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें, लावारस कराची ना हो। हम सब एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए स्टूडेंट, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए जो भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं, हम इस शहर के वारिस हैं। ये शहर हम सबका है और इसके लिए हमें बात करनी है, लेकिन एक अपनी आवाज़ को बुलंद करें। शहर की सफाई किसी एक ख़ास तबके की जिम्मेदारी नहीं है। वो कहते हैं ना, सफाई निस्फ ईमान है। अभी तक हम ये सोचते हैं कि कोई दूसरा कर दे तो फिर निस्फ ईमान है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे हम बैठते हैं, जहाँ उठते हैं, जहाँ रहते हैं, सफाई निस्फ ईमान उसी वक्त है जब हम खुद अपने उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे। ये किसी ख़ास मज़हब वालों की ज़िम्मेदारी नहीं है, किसी ख़ास ज़ुबान वालों की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो इस ज़िम्मेदारी को हम पूरा करें और सब मिल के इस शहर के लिए जद्दोजहद करें। URC की जहाँ तक बात है, हम लोग जैसे यूनुस भाई ने भी फरमाया, मैडम ने फरमाया, तो हम तो आप लोगों के लिए हैं ही। अभी हमारा एक और फोरम है, मैडम अभी अनाउंसमेंट भी कर देंगी, तो इसी इशू के ऊपर है 5 अक्टूबर को। तो बहुत शुक्रिया मैडम। आपको यहाँ पे मुहर्रिकात मिल रहे हैं, आपको अट्रैक्शन मिल रही है, आपको रीज़न मिल रहा है, तो आप भी उस टीम का हिस्सा बने। और हमें भी अब ज़रूरत है कि हम संजीदगी के साथ दागिया साहब के साथ कोई काम करें, कोई असाइनमेंट करें, किसी भी चीज़ का हिस्सा बने। 2 अनाउंसमेंट हैं, जाहिर साहब तो खैर कर चुके हैं अनाउंसमेंट के। 5 अक्टूबर को क्लीन हेयर के नाम से हमारे यहाँ फोरम है। 5 अक्टूबर को आपको इन्विटेशन उसका मिल जाएगा, लेकिन जैसे एक अनाउंसमेंट है कि आप बस नोट कर लीजिएगा, उसमें ज़रूर शिरकत कीजिएगा। आपको उसमें वर्कशॉप के तौर पर एक्टिविटी में भी मसरूफ़ रखा जाएगा। दूसरा है कि कम्युनिटी आर्किटेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम का 15वां बैच शुरू होने जा रहा है। कुछ बच्चे शायद सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम मैपिंग किस तरह से सीखें। कैट प्रोग्राम के बच्चों को तो पता ही है, लेकिन बाकी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यह है कि हम कैट प्रोग्राम 15 बैच का आगाज़ करने जा रहे हैं अक्टूबर में। तो जो ख्वाहिशमंद तलबा हैं वो जल्द अज जल्द अपने फॉर्म जमा करा दें। उसकी कुछ ऐसी शर्त नहीं है, सिर्फ मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, उसके बाद कोई ऐसी मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो हम सर्टिफिकेट का अजरा करते हैं। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.